हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री। ठीक है, भारत में रेडियो और सिनेमा के बारे में ये आपकी कंप्लीट बुक है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं और किस प्रकार उस क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर राइटिंग के बारे में भी हम काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। बात करें क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो ये क्वेश्चन पेपर का आप फ्रंट पेज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिक पेपर कोड लिखा हुआ है। ये आपकी बुक का नाम है रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री। भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास, बीए प्रोग्राम के कोर्स के लिए है, छठे सेमेस्टर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। बात करें 75 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा, 75 नंबर में का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पेपर करना है। टोटल आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन समान अंकों के हैं, मतलब सेम नंबर्स के आपके सारे क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एक मीडियम में, हिंदी या इंग्लिश में, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आपको लिख देना है। बात करें क्वेश्चंस की, तो पहले हम क्वेश्चन, पहले पेज पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देखेंगे और उनके आंसर को कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, भारत में रेडियो के विकास के प्रारंभिक चरणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, रेडियो का विकास का जो प्रारंभिक चरण या फर्स्ट स्टेप था भारत में, उसके बारे में बताना है। और इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट में पूछा गया है वो पूछा गया है, और युद्ध के बीच की अवधि में रेडियो प्रसारण का विकास को बताइए। ठीक है, युद्ध के दौरान रेडियो का जो प्रसारण विकास है वो किस प्रकार हुआ, ये आपको बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो के विकास का पता लगाइए। ठीक है, कांग्रेस रेडियो, जो कि हम आगे देखेंगे, काफी एक इंपॉर्टेंट रेडियो सर्विस थी उस समय, प्रसारण सर्विस। ठीक है, जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसके लिए हेल्प कर रही थी लोगों को। ठीक है, तो पहले आपको पता लगाना है, फिर बताना है संचार के साधन के रूप में कांग्रेस रेडियो की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि किस प्रकार कांग्रेस रेडियो जो है वो प्रभावशील था। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको, जैसे हमने ऊपर बताया, भारत में रेडियो के विकास के प्रारंभिक चरणों का वर्णन करना है, और इसी क्वेश्चन में युद्ध के बीच की अवधि में रेडियो प्रसारण किस प्रकार विकसित हुआ ये भी आपको बताना है। अब आंसर को देखते हैं, किस प्रकार आप आंसर लिखेंगे और किस प्रकार आपको आंसर में पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहला आपका आंसर का जो पॉइंट आएगा वो आएगा, भारत में रेडियो के विकास के प्रारंभिक चरण के बारे में। भारत में रेडियो का विकास 1920 के दशक की शुरुआत में हुआ था। ठीक है, 1920 का दशक मतलब 1920 से लेके 1930 का जो समय था, इस समय के दौरान क्या हुआ था, पूरे के पूरे आप कह सकते हैं जो रेडियो प्रसारण का विकास हुआ था। ठीक है, और 1920 की शुरुआत में प्रथम चरण आप कह सकते हैं रखा गया था। ठीक है, 1920 के दशक की शुरुआत में हुआ था रेडियो का विकास। इस समय को रेडियो प्रसारण के विकास का प्रारंभिक चरण भी माना जाता है। ठीक है, यही जो समय था 1920 के दशक का शुरुआती समय, इसी को प्रारंभिक चरण भी माना जाता है। रेडियो के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः 3 महानगर, ठीक है, रेडियो के जो शुरू हुआ था, रेडियो सर्विस, प्रसारण सर्विस रेडियो के लिए, तो वो 3 प्रमुख महानगरों में शुरू हुई थी। सबसे पहले भारत में पहले आया था बॉम्बे, कोलकाता और फिर मद्रास। बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में सबसे पहले भारत में रेडियो प्रसारण सर्विस स्टार्ट की गई थी, और ये रेडियो क्लबों की स्थापना के आधार पर हुई थी। ठीक है, कोलकाता में रेडियो क्लब की स्थापना की गई, बॉम्बे में की गई और मद्रास में की गई, और इन रेडियो क्लब के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि रेडियो क्लबों के द्वारा रेडियो का जो प्रसारण था वो शुरू किया गया। भारतीय रेडियो क्लब की बात करें, रेडियो प्रसारण की शुरुआत भारतीय रेडियो क्लब के प्रयासों से हुई थी। भारतीय रेडियो क्लब जो है एक प्रकार से रेडियो प्रसारण सर्विस भी थी, तो क्लबों के प्रयास से हुई थी। भारत में जो रेडियो के लिए क्लब लगाए गए थे, उन्हीं क्लबों ने आप कह सकते हैं कि भारत में रेडियो प्रसारण का शुरुआत की थी। बॉम्बे रेडियो क्लब इस पहल में अग्रणी था। बॉम्बे का जो रेडियो क्लब था वो इस आप कह सकते हैं कि पहल में या फिर इस चीज को आगे बढ़ाने में सबसे आगे था। 1920 में इस क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक गियाचंद मोटवानी को आमतौर पर भारत में पहले रिकॉर्ड किए गए रेडियो सिग्नल को प्रसारित करने का श्रेय दिया जाता है। गियाचंद मोटवानी जो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक प्रकार से वो रेडियो क्लब के मेंबर भी थे, तो इन्होंने सबसे पहले रिकॉर्डेड, जो आप कह सकते हैं कि पहले रिकॉर्ड किए गए रेडियो को सिग्नल को प्रसारित किया था। ठीक है, उस समय क्या होता था कि डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होता था, मतलब डायरेक्टली प्रसारण नहीं किया जाता था, पहले रिकॉर्ड किया जाता था, उसके बाद उसे प्रसारित किया जाता था। तो रिकॉर्डेड
जो आप कह सकते हैं कंटेंट था उसको प्रसारित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? गियाचंद मोटवानी को दिया जाता है भारत में सबसे पहले। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगस्त 1921 में बॉम्बे के अपने कार्यालय से वाणिज्यिक प्रसारण आरंभ किया। ठीक है, एक बिजनेस के तौर पे एक प्रसारण आरंभ किया था, जिसमें बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड के अनुरोध पर एक विशेष संगीत को इस कार्यक्रम के द्वारा प्रसारित किया गया था। ठीक है, बॉम्बे के उस समय जो आप कह सकते हैं कि गवर्नर थे सर जॉर्ज लॉयड, उनके अनुरोध पे, ठीक है, उन्होंने भाई अनुरोध किया कि एक आप कह सकते हैं कि विशेष प्रकार का जो संगीत है, कार्यक्रम है, उसको प्रसारित किया जाना चाहिए। किससे? टाइम्स ऑफ इंडिया से। फिर आता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, आईबीसी आता है। रेडियो प्रसारण के औपचारिक मतलब ऑफिशियली संस्थागतरण की दिशा में पहला बड़ा कदम 1927 में उठाया गया था। ठीक है, ऑफिशियली एक संस्था बनाकर पहला बड़ा कदम 1927 में उठाया गया था, जब निजी निवेशकों के एक समूह ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो लोग थे उस समय, जिनको शौक था, शौकिया लोग कह सकते हैं, जिनको शौक था रेडियो को ऊपर प्रसारण करने का, रेडियो सर्विस स्टार्ट करने का, तो उन लोगों ने मिलकर क्या करा था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की थी 1927 में। 23 जुलाई 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, बॉम्बे में आईबीसी का पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब इन लोगों ने एक रेडियो क्लब की स्थापना की, तो एक रेडियो स्टेशन का लॉन्च किया गया वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। कब? 23 जुलाई 1927 को। और फिर वहां से प्रसारण की जो पूरी की पूरी सुविधाएं हैं प्रदान की गई। फिर आता है जिससे भारत में संस्थागत प्रसारण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक संस्था के द्वारा प्रसारण किए जाने वाला काम जो था वो भारत में यहीं से शुरू हुआ था। हालांकि जो आईबीसी था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और फिर बाद में उसे उसका नाम चेंज कर दिया, बाद में वो एक कंपनी एक प्रकार से बिक गई थी। ठीक है, बात करें अभी तक हमने किन चीजों की बात करी? ये था भारत में रेडियो के प्रथम चरण का विकास। ठीक है, रेडियो के विकास का प्रथम चरण या प्रारंभिक चरण था, जिसमें हम रेडियो क्लब के बारे में बात करें, जहाँ पे 3 रेडियो क्लब्स को स्थापित किया गया था, बॉम्बे, कोलकाता और फिर मद्रास। और उसके बाद बॉम्बे में सबसे पहले ये सारा काम शुरू हुआ था। सबसे बॉम्बे कह सकते हैं एक प्रकार से आगे था इन सभी कामों में। और उसके बाद आईबीसी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि बॉम्बे में ही थी, उसको आप कह सकते हैं कि जो रेडियो स्टेशन है लॉन्च किया गया और वहां से प्रसारण शुरू किया गया। फिर आते हैं युद्ध के बीच की अवधि में रेडियो प्रसारण का विकास। युद्ध के दौरान रेडियो का विकास किस प्रकार हुआ, इसको एक बार देख लेते हैं। आपको क्या करना है? रेडियो की जो सर्विसेज उस समय स्टार्ट थी उनको याद रखना है, क्योंकि वो सर्विसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सब एक आता है आईएसबीएस। ठीक है, आईएसबीएस इसका क्या मतलब है? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का गठन किया गया था। आईएसबीएस के नाम से एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई, जो कि रेडियो प्रसारण का काम करती थी। तो देखिए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जब फेल हो गई या फिर विफल हो गई, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा? भारतीय राज्य प्रसारण सेवा आईएसबीएस का गठन किया और 1935 अगस्त 1935 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एआईआर कर दिया गया था। जब आईएसबीएस का नाम एआईआर रख दिया गया, तो इस चीज से पहले बीबीसी, अब ये जो चीजों का फुल फॉर्म है इनको आपको याद रखना है। ठीक है, फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएसबीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ठीक है, बीबीसी का क्या मतलब है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। और एआईआर का मतलब है ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, आईबीसी का क्या मतलब है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। जैसे बीबीसी था वैसे ही आईबीसी था। तो जब ब्रिटिश सरकार ने आईएसबीएस की स्थापना करी, तो बीबीसी के एक कर्मचारी जिसका नाम था लियोनेल फील्डन, उनको भारत भेजा था ताकि वो आईएसबीएस की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको सही प्रकार से नियंत्रित कर सके, चलाए। फील्डन भारतीय राजनीतिक संदर्भ से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक भारतीय प्रसारक स्थापित करना चाहता था। फील्डन क्या चाहते थे? एक ऐसे व्यक्ति, प्रसारक मतलब जो प्रसारण का काम करे, एक ऐसे व्यक्ति को स्थापित करना चाहते थे जो कि भारतीय संबंधित मतलब राजनीतिक संबंधित जानकारी, जो कि भारतीय राजनीतिक संबंधित जानकारी है, उसको प्रदान करे। उन्होंने ये दिखाने के लिए इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया और सेवा को पूरे भारत के लिए, ये जो सर्विस थी वो पूरे भारत के लिए। ठीक है, देखिए आईएसबीएस शुरुआत की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। फिर बाद में जब लियोनेल फील्डन नाम के एक व्यक्ति जो कि बीबीसी, उन्होंने इसका नाम आईएसबीएस का नाम बदलकर एआईआर कर दिया, जो कि सर्विस पूरे भारत के अंदर या पूरे देश के अंतर्गत चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडियो प्रसारण ने
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, रेडियो ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इस समय में कांग्रेस रेडियो नामक एक गुप्त रेडियो स्टेशन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार और स्वतंत्रता संग्राम की खबरें प्रसारित की। ठीक है, ये याद रखिए कि ब्रिटिश रेडियो जो था, कांग्रेस रेडियो नाम से एक छुपा हुआ रेडियो स्टेशन सर्विस चलाई जा रही थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर रही थी, प्रचार कर रही थी और स्वतंत्रता संग्राम की जितनी भी रिलेटेड खबरें, न्यूज थी, वो सारी की सारी प्रसारित कर रही थी उन लोगों तक जो कि स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे, उसके लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो कांग्रेस रेडियो क्या था, एक छुपा हुआ या गुप्त रेडियो स्टेशन सर्विस था जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम कर रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो ने महत्वपूर्ण समाचार और संदेश प्रसारित किए, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ठीक है, तो कांग्रेस रेडियो जो था वो एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, रोल प्ले किया उसने स्वतंत्रता संग्राम में भारत के, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। क्यों? क्योंकि इस कांग्रेस रेडियो सर्विस के द्वारा क्या किया जा रहा था कि जितने भी लोग आप कह सकते हैं कि संग्राम में जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों तक समाचार संदेश प्रसारित किए जा रहे थे। ठीक है, पूरी तरह से। रेडियो प्रसारण की नीति और रणनीति की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1935 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग पर एक आधिकारिक घोषणा की, जिसमें उन्होंने भारत में निजी उद्योगों को लाइसेंस जारी करके प्रसारण सेवा के प्रावधान की अनुमति दी। अब देखिए, रेडियो प्रसारण की नीति और रणनीति। ठीक है, भारत में रेडियो प्रसारण करने के लिए फिर लाइसेंस सर्विस आ चुकी थी। ठीक है, 1935 में क्या करा, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के तहत एक आधिकारिक घोषणा की। ठीक है, आधिकारिक घोषणा करी मतलब एक अनाउंसमेंट करवाई गई, जिसमें कहा गया कि भारत में जितनी भी निजी उद्योग है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनी है, उनको लाइसेंस जारी करके प्रसारण सेवा के प्रावधान की अनुमति दी कि भाई आप लाइसेंस लीजिए और लाइसेंस के द्वारा आप क्या करिए, अपना प्रसारण करिए। इस नीति के तहत अधिकतर निर्देशक मंडल ब्रिटिश भारत में रहने चाहिए और कंपनी को सरकार और कंपनी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति साइटों पर पूरे ब्रिटिश भारत में प्रसारण सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया था ताकि पूरे भारत में जो प्रसारण सर्विस है वो की जा सके अच्छे प्रकार से, और साथ के साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस काम में आ सके। ठीक है, तो ये थी कि लाइसेंस आ चुका था 1935 में। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के आधिकारिक घोषणा के तहत कि भाई आप प्राइवेट लोग, अगर आपके पास प्राइवेट उद्योग है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना प्राइवेट रेडियो स्टेशन चालू कर सकते हैं और वहां से अपना प्रसारण कर सकते हैं। अब इसके बात करें निष्कर्ष की। निष्कर्ष लिखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो जो आपके मार्क्स है वो ऊपर जा सकते हैं, काफी अच्छे खासे आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट मिस्टेक है, तो ये इस प्रकार होगा, भारत रेडियो का विकास 1920 के दशक में शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और अधिक मजबूत हुआ। ठीक है, 1920 का दशक था, उसमें शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये बहुत ज्यादा मजबूत हुआ था रेडियो की सर्विस भारत में। रेडियो क्लबों की स्थापना, IBC का गठन और बाद में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में ISBS का पुनर्गठन, ये सभी घटनाएं भारत में रेडियो प्रसारण के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है, तो देखिए काफी भारत, ऐसा नहीं है कि भारत में केवल एक रेडियो स्टेशन शुरू हुआ और वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ, नहीं, ऐसा हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत सारे रेडियो सर्विसेज स्टार्ट की गई थी, जिसमें से कई सारी बहुत फेमस हुई, कई सारी आगे बढ़ी। ठीक है, तो क्या था कि कई सारी हुई, जैसे कि रेडियो क्लबों की स्थापना सबसे शुरुआत में की गई थी, फिर IBC की स्थापना की गई, फिर ऑल इंडिया रेडियो आया, फिर ISBS आया, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो, उसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। तो ये सारी घटनाओं ने भारत में रेडियो प्रसारण का जो विकास है उसको बढ़ावा दिया और एक मील का पत्थर साबित हुआ। युद्ध के बीच की अवधि में रेडियो प्रसारण ने न केवल संचार का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो आप कह सकते हैं कि रेडियो ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं करी थी, परंतु उसने भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार भारत में रेडियो के विकास की यह कहानी न केवल तकनीकी प्रगति है बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की भी गाथा है, जिसने भारतीय समाज को एक नए युग
के शुरुआत करी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। आपको बस पॉइंट पता होने चाहिए। अगर हम बात करें युद्ध के बीच में, तो ISBS नाम से एक रेडियो सर्विस स्टार्ट करी गई थी, फिर इसका नाम AIR कर दिया गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रेडियो सर्विस ने काफी ज्यादा हेल्प करी थी। समाचार हो गए, और समाचार युद्ध से रिलेटेड न्यूज़ेस को लोगों तक पहुंचाया था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भी हेल्प करी थी। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर बना के लिख सकते हैं, जिससे कि आपके जो मार्क्स है वो काफी अच्छे खासे आ जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो के विकास का पता लगाइए। समाचार के साधन के रूप में कांग्रेस रेडियो की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस रेडियो था उसके विकास के बारे में आपको बताना है। प्रारंभिक परिचय की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारतीय को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहाँ पे वर्णन करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका काम क्या था कि ब्रिटिशर्स को शासन को खिलाफ, मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय लोगों को एक करना और ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने मीडिया पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अब जब ये आंदोलन चल रहा था तो मीडिया पर क्या कर दिए थे, कड़ी प्रतिबंध लगा दिए थे कि भाई मीडिया के ऊपर बहुत सारा जोर था कि आप वही चीज पब्लिश करेंगे जो कि ब्रिटिश सरकार कहेगी। ठीक है, जिससे स्वतंत्रता संग्रामियों को अपने संदेश को प्रसारित करने में कठिनाई हुई। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो काम कर रहे थे लोग स्वतंत्रता के लिए, उनको अपना संदेश दूसरे जगहों, ग्रुप तक पहुंचाने में क्या हो रही थी, परेशान हो रही थी। इस समय कांग्रेस रेडियो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय एक कांग्रेस रेडियो सर्विस शुरू की गई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किस प्रकार हुआ था? कांग्रेस रेडियो की शुरुआत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई। इसे गुप्त रेडियो स्टेशन का प्रमुख उद्देश्य, मतलब इस गुप्त रेडियो स्टेशन का प्रमुख उद्देश्य था आंदोलन के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करना। ठीक है, तो कांग्रेस जो रेडियो था वो एक छुपा हुआ रेडियो स्टेशन था, छुपी हुई रेडियो स्टेशन सर्विस थी, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शुरू की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जन जन लोग, मतलब लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जाए। कांग्रेस रेडियो का संचालन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, कांग्रेस रेडियो का जो संचालन था, पूरी व्यवस्था चलाई जा रही थी, वो किनके द्वारा चलाई जा रही थी? स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा। ऐसे सेनानी जो कि स्वतंत्रता के लिए उस समय लड़ रहे थे, जिसमें उषा महतो, राम मनोहर लोहिया और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। ठीक है, कांग्रेस रेडियो के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं? उषा मेहता आते हैं, राम मनोहर लोहिया आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने क्या करा था, कांग्रेस रेडियो को शुरू किया, उस सर्विस को चलाया और फैलाया था। उषा मेहता जो बाद में गांधीवादी विचारक बनी, 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस रेडियो का पहला प्रसारण किया था। उषा मेहता ने 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस रेडियो का पहला प्रसारण किया था। रेडियो प्रसारण का उद्देश्य था आंदोलन की खबरों को जनता तक पहुंचाना और ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए सेंसरशिप को दरकिनार करना। ठीक, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या लगा दी गई थी? सेंसरशिप लगा दी गई थी, किनके ऊपर? मीडिया के ऊपर। परंतु रेडियो स्टेशन जो था, कांग्रेस रेडियो स्टेशन था, वो एक छुपा हुआ रेडियो स्टेशन था, तो उसका महत्वपूर्ण काम यह था कि जो भी बंदिशें लगाई गई हैं उनको दरकिनार किया जाए, लोगों तक, जनता तक आंदोलन की प्रत्येक खबर को पहुंचाया जाए, ताकि जो जनता है वो अपडेटेड रहे। तो स्वतंत्रता संग्रामी इसके लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस रेडियो के प्रसारण और प्रभावशीलता की बात करें, कांग्रेस रेडियो ने स्वतंत्रता, बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले संदेश प्रसारित किए थे। ठीक है, कांग्रेस रेडियो ने क्या कर रहे थे? बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले ऐसे संदेश प्रसारित किए जो कि इन चीजों को क्या करते थे? बढ़ावा देते थे, लोगों को एकजुट करते थे। इसने जनता को ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में जागरूक किया। ठीक है, जो कांग्रेस रेडियो था, इसी ने जनता को, आप कह सकते हैं कि जानकारी दी कि ब्रिटिश सरकार ने कई चीजों पे क्या लगा दी गई है? प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और
उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और जो भी व्यक्ति सुनता था उसे आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता था ताकि वो आंदोलन में आए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करे। 20 अक्टूबर 1942 को कांग्रेस रेडियो ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने समाचार प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, 20 अक्टूबर 1942 को कांग्रेस रेडियो ने एक प्रसारण किया, ब्रॉडकास्ट किया एक न्यूज, जिसमें यह बताया गया कि जितने भी समाचार पत्र है उन सभी पर ब्रिटिश सरकार ने क्या लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे जनता को स्वतंत्रता और निष्पक्ष खबरें नहीं मिल रही थी। जिससे क्या हो रहा था, जनता एक खबरों से क्या थी, वंचित थी, उसे खबरें नहीं मिल रही थी। कांग्रेस रेडियो ने प्रतिदिन प्रसारण किया, कभी कभी दिन के दौरान भी प्रसारण किया जाता था। ठीक है, कांग्रेस रेडियो ने प्रतिदिन प्रसारण किया, काफी टाइम ऐसा होता था कि दिन के दौरान काफी टाइम होता था, रात के दौरान प्रसारण किया जा रहा है। यह प्रसारण 22 नवंबर 1942 तक चला, जब तक कि सीआईडी की एक विशेष शाखा ने इसे पकड़ नहीं लिया। ठीक है, देखिए उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए, आप कह सकते हैं एक प्रकार से सर्विस, जो कि इस चीज की निगरानी कर रही थी, देखरेख कर रही थी, ताकि कांग्रेस रेडियो को बंद किया जा सके। तो कांग्रेस रेडियो कब तक चला, 12 नवंबर 1942 तक चला था, जब तक कि सीआईडी ने उस कांग्रेस रेडियो को बंद नहीं कर दिया। पुलिस ने 8 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कांग्रेस रेडियो को सुनने की कोशिश की, लेकिन 12 नवंबर को जाकर इसका पता लगाया गया। ठीक है, इसमें एक डेट भी बताई गई है कि 8 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पुलिस छानबीन कर रही थी, कांग्रेस रेडियो के सिग्नल सुन रही थी। फिर 12 नवंबर को डायरेक्टली ये पता चल गया कि ये कहां से प्रसारण हो रहा है, और जाके उस जगह को रोक दिया गया और वहां पे लोगों को पकड़ा गया। पुलिस और प्रशासन की निगरानी। कांग्रेस रेडियो के बारे में अभी हम सारी बातें कर रहे हैं, तो ये सारे कांग्रेस रेडियो की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस रेडियो के प्रसारण ने ब्रिटिश प्रशासन को चिंतित कर दिया था। पुलिस और प्रशासन ने इसे गुप्त रेडियो स्टेशन को पकड़ने के लिए लगातार निगरानी रखी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से गुप्त रेडियो स्टेशन था, तो ये पता लगाना कि सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं थोड़ा कठिन था। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि काफी टाइम तक जो पुलिस थी उसने इस चीज की निगरानी करी, और आखिर में जाके 12 नवंबर को ये पता चला कि वो कहां पे है, और उसे बंद कर दिया गया। रेडियो प्रसारण से लोगों में जोश और उत्साह बढ़ गया, वे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। रेडियो प्रसारण के दौरान क्या हुआ, लोग जागरूक हुए, उनके अंदर मोटिवेशन आया कि हाँ भी हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, और उन्होंने बढ़ चढ़कर जो आंदोलन हो रहा था उसमें भाग लिया। संचार के साधन के रूप में कांग्रेस रेडियो की प्रभावशीलता। कांग्रेस रेडियो ने न केवल आंदोलन को गति दी, बल्कि सभी यह भी सिद्ध किया कि संचार को गुप्त और प्रभावी साधन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, कांग्रेस रेडियो ने केवल इस चीज में बढ़ावा नहीं दिया कि लोगों को जागरूक किया ताकि वो जाके एक प्रकार से आंदोलन में हिस्सा ले, इस चीज को भी बढ़ावा दिया कि स्वतंत्रता के लिए, या फिर हम कहें कि संचार के लिए, संचार के गुप्त और प्रभावी साधन भी कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि भाई संचार करने के जो गुप्त साधन है वो कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वो लंबा टाइम लग गया था ब्रिटिश सरकार को ये पता लगाने में कि प्रसारण कहां से हो रहा है और कांग्रेस रेडियो को बंद करने में। ठीक है, तो उस दौरान कांग्रेस रेडियो ने काफी सारे अच्छे अच्छे काम करे, लोगों को जागरूक किया ताकि वो आंदोलन में भाग ले सके। तो ये उसकी प्रभावशीलता थी। यह रेडियो स्टेशन न केवल समाचार और सूचनाओं को प्रसारित करता था, बल्कि लोगों को आंदोलन के प्रति जागरूक और प्रेरित भी करता था। ठीक है, तो ये रेडियो स्टेशन क्या करता था, लोगों को जागरूक करता था आंदोलन के प्रति, ताकि आंदोलन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और ब्रिटिश सरकार को यहाँ से हटा के वापसी अपने देश भेज दिया जाए। कांग्रेस रेडियो के प्रसारण ने यह भी दिखाया कि स्वतंत्रता संग्राम में संचार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कांग्रेस रेडियो ने यह भी दिखाया कि स्वतंत्रता संग्राम जो था उस दौरान एक प्रकार से संचार की कितनी विशेषता हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट ने हर चीज पर बैन लगा दिया है जिससे आपको जानकारी प्राप्त होगी, तो कहीं ना कहीं आप वंचित रह जाओगे कि हमारे जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और आपका ग्रुप ने जो भी काम किया होगा वो दूसरे ग्रुपों को तक को नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए संचार कितना महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, इस चीज की महत्व किसने बताया, कांग्रेस रेडियो ने बताया। इसके माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और जनता ने आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दमनकारी नीतियां, ऐसी नीतियां जो कि दमन करती थी भारतीय लोगों का, उन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया और आंदोलन में भाग लेने के लिए आम जनता को क्या करा, प्रेरित करा। फिर आता निष्कर्ष। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने न केवल स्वतंत्रता संग्राम संदेश
को जनता तक पहुंचाया, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम का संदेश न केवल जनता तक पहुंचाया बल्कि उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित और प्रेरित भी किया, ठीक, लोगों को प्रेरित किया ब्रिटिश शासन के खिलाफ। क्योंकि देखिए उस समय भारत में ये चल रहा था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो चाहते थे कि भारत के अधिकांश जनता आके स्वतंत्रता का जो संग्राम चल रहा है उसमें भाग ले। तो इसमें जो रेडियो सर्विस थी, कांग्रेस रेडियो सर्विस, उसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कांग्रेस रेडियो की प्रभावशीलता इस बात का परिणाम है कि संचार के माध्यम से सही उपयोग किसी भी आंदोलन को सफल कर सकता है, ठीक है। अगर रेडियो या फिर आप किसी भी संचार के माध्यम का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं तो आप किसी भी आंदोलन को सफल कर सकते हैं। कांग्रेस रेडियो ने यह साबित कर दिया कि जब तक लोगों को सही निष्पक्ष जानकारी नहीं मिलेगी वे किसी भी दमनकारी शक्ति के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। जब तक लोगों को सही जानकारी नहीं मिलेगी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करेंगे, परंतु अगर आप किसी भी सर्विस के द्वारा उन्हें सही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो वो जो दमनकारी सर्विस है या दमनकारी शक्ति है उसका क्या होगा, उसके खिलाफ लोग खड़े होंगे और उसको निपटारा करेंगे। इस प्रकार कांग्रेस रेडियो ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अनमोल योगदान दिया और इसकी विरासत आज भी जीवित है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, शास्त्रीय और लोकप्रिय फिल्म संगीत पर बीवी केसकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय श्रोताओं के बीच रेडियो सिलोन की लोकप्रियता विविध भारती की स्थापना के पीछे प्रमुख कारक थे, ठीक है। तो बीवी केसकर का लोकप्रिय और एक प्रकार से शास्त्रीय संगीत के ऊपर क्या विचार थे ये बताना है, और ये बताना है इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कि जो रेडियो सिलोन था उसकी लोकप्रियता का कारण भारती की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण था या नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, मूक फिल्म से टॉकीज तक भारतीय सिनेमा के विकास को बताना है। 5 आता है, 1913 से 40 के बीच प्रमुख अभिनेत्रियों और पूरे सिनेमा में उनके योगदान के बारे में बातचीत करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, स्वतंत्र भारत के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा के विकास पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। स्वतंत्र भारत जब हुआ था वहां से लेके 30 साल तक जो सिनेमा का विकास हुआ उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, शास्त्रीय और लोकप्रिय संगीत के ऊपर बीवी केसकर के विचारों को बताना है। आपको क्या लगता है कि जो रेडियो सिलोन था उसकी लोकप्रियता विविध भारती की स्थापना के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण थी, ठीक है। एक प्रकार से ये पूछा गया है कि जो रेडियो सिलोन उस समय चल रहा था जो कि संगीतों को सुनाता था, ठीक है, उसकी लोकप्रियता मतलब वो इतना फेमस था, यही एक कारण था कि विविध भारती या फिर भारती जो रेडियो स्टेशन है उसकी स्थापना हुई। बात करें आंसर की, शास्त्रीय और लोकप्रिय संगीत पर बीवी केसकर के क्या विचार थे। बीवी केसकर जो कि 1950 से 60 के दशक में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री थे, उनके संगीत के प्रति विचार काफी सख्त और स्पष्ट थे, ठीक है। 1950 से 60 के बीच में जो बीवी केसकर थे वो सूचना और प्रसारण मंत्री थे भारत में, मतलब स्वतंत्र भारत में वो क्या थे, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। तो और उनके विचार जो संगीत थे उसके पीछे काफी स्पष्ट थे और सख्त थे, ठीक है। सख्त विचार थे और स्पष्ट विचार थे कि हाँ भाई पक्का यही बताया जाएगा, किसी अन्य प्रकार का जो संगीत है वो नहीं सुनाया जाएगा। तो इसके बारे में क्या था, केसकर का मानना था कि रेडियो का उपयोग उच्च संस्कृति और संगीत, शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। बीवी केसकर मानते थे कि जो रेडियो है, रेडियो सर्विस है, रेडियो प्रसारण है, इसका उपयोग उच्च सांस्कृतिक और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। बीवी केसकर मानते थे कि भाई भारत की जो उच्च सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत है, उच्च सांस्कृतिक और जो शास्त्रीय संगीत है, केवल वही सुनाने के लिए रेडियो सर्विस का प्रयोग किया जाना चाहिए और इसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने लोकप्रिय फिल्म संगीत को कमतर और अपमानजनक माना, ठीक है। उन्होंने जो उस समय लोकप्रिय फिल्म चल रही थी उनमें जो संगीत थे उनको आप कह सकते हैं एक प्रकार से ना कम माना और अपमानजनक माना था, ठीक है। शास्त्रीय संगीत के प्रति केसकर का दृष्टिकोण किस प्रकार का था, बीवी केसकर का। केसकर ने शास्त्रीय संगीत को भारतीय संगीत की अभिन्न हिस्सा माना और इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई। बीवी केसकर ने शास्त्रीय संगीत को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा माना
और साथ के साथ इसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियों को भी अपनाया था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर शास्त्रीय संगीत के प्रसारण को प्राथमिकता दी और इसे अधिकतम समय दिया। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो जो कि ISBS का चेंज हुआ नाम था, या ठीक है पूरी सर्विस थी, तो उसके ऊपर शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दी कि मतलब शास्त्रीय संगीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुनाया जाना चाहिए। ठीक है, और तो और जो फिल्मी संगीत थे उनको कम माना और अपमानजनक माना था। उनका मानना था कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है और इसे संयोज कर रखना चाहिए। वो मानते थे कि जो शास्त्रीय संगीत है ना वो भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, और उसको संयोज कर रखा जाना चाहिए। फिल्मी संगीत के प्रति केसकर का क्या दृष्टिकोण रहा, इसको देख लेते हैं। केसकर को फिल्मी संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने 1952 से 57 तक AIR पर फिल्मी गीतों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, बीवी केसकर ने क्या करा था, जो फिल्मी संगीत थे वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो 52 से लेकर 57 के दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी संगीत के प्रसारण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था बीवी केसकर ने। उनका मानना था कि फिल्मी संगीत सस्ता और अशिष्ट है और इसे प्रसारित करना रेडियो के माध्यम से गरिमा का कम करना होगा। ठीक है, वो मानते थे कि जो फिल्मी संगीत है वो सस्ता है, एक अच्छा संगीत नहीं है। ठीक है, तो वो क्या मानते थे, ये भी मानते थे कि रेडियो पर इस चीज को प्रसारित करना क्या है, रेडियो की गरिमा को कम करना है। इस प्रतिबंध के चलते भारतीय श्रोताओं ने दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू की, जिसमें रेडियो सिलोन प्रमुख था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर प्रसारण बंद करवा दिया गया था। तो भारतीय जो संगीत कारक मतलब एक प्रकार से जो श्रोता थे जिनको संगीत सुनना पसंद था, उन्होंने एक दूसरा विकल्प ढूंढा, वो था रेडियो सिलोन। ठीक है, रेडियो सिलोन था जिसके ऊपर संगीत को बाद में सुनाया गया था। अब रेडियो सिलोन के बारे में एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियो सिलोन की लोकप्रियता और विविध भारती की स्थापना। जब ऑल इंडिया रेडियो पर भारतीय संगीत नहीं सुनाया जा रहा था तो फिर रेडियो सिलोन को ज्यादा से ज्यादा प्रमुखता मिलने लगी, क्योंकि उस पे भारतीय संगीत को सुनाया जा रहा था, मतलब भारतीय फिल्मी संगीत को सुनाया जा रहा था। रेडियो सिलोन जो कि श्रीलंका से प्रसारित होता था, भारतीय श्रोताओं के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की। ये जो संगीत सर्विस है ये कहाँ से होती थी, सिलोन मतलब श्रीलंका से जुड़ा हुआ था, तो श्रीलंका से प्रसारित होता था और भारत में जो सुनने वाले थे इस संगीत को वो काफी ज्यादा इसको लोकप्रियता दे रहे थे। तो इस चैनल ने या रेडियो सर्विस ने काफी लोकप्रियता हासिल करी थी। इसका मुख्य कारण यह था कि रेडियो सिलोन ने फिल्मी संगीत को प्रसारित करना रखा। ठीक है, रेडियो सिलोन क्या करता था, फिल्मी संगीतों को प्रसारित करके रखता था, जबकि AIR इन संगीतों पर प्रतिबंध था। अब देखिए, जो रेडियो सिलोन था वो भारत के बाहर की रेडियो सर्विस के द्वारा प्रसारित होता था, तो उसके ऊपर भारतीय मिनिस्ट्री का कोई भी दबाव नहीं चलता था। ठीक है, तो मतलब जो बीवी केस करते वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो रेडियो सिलोन क्या करता था, लोकप्रिय संगीत फिल्मी संगीत को प्रसारित करता था, जबकि AIR ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। रेडियो सिलोन का कार्यक्रम बिनाका गीतमाला बहुत ही लोकप्रिय हुआ, जिसे आमीन सयानी ने होस्ट किया था। ठीक है, रेडियो सिलोन पे एक कार्यक्रम या हम कहें एक शो आता था जिसको लोग सुना करते थे, जिसका नाम था बिनाका गीतमाला। ठीक है, ये बहुत लोकप्रिय हुआ और इसको होस्ट कौन करता था, आमीन सायानी इसको होस्ट करते थे। इस कार्यक्रम ने भारतीय श्रोताओं के दिल में अपनी जगह बना ली थी। रेडियो सिलोन को भी लोकप्रियता काफी बड़े हद तक मिली थी। फिर आता है विविध भारती की स्थापना। भारतीय श्रोताओं के बीच रेडियो सिलोन की बढ़ती लोकप्रियता ने AIR को अपनी नीतियां पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। अब देखिए, अब रेडियो सिलोन जो कि एक श्रीलंका की रेडियो एक सर्विस थी, काफी ज्यादा फेमस हो रही थी तो भारत में। तो ये देखते हुए एक चीज सामने आई कि भाई लोकप्रियता संगीत तो हम भी बना रहे हैं, ठीक है, तो AIR की जो नीतियां थी उसको पुनर्विचार किया गया कि भाई हम हो सकता है कि हम भी ये लोकप्रिय संगीत को सुनाए, ताकि क्योंकि देखिए भारतीय श्रोता लोग तो हमारे ही हैं। ठीक है, तो जो भी नीतियां बनाई गई थी उनको पुनर्विचार किया गया। परिणाम स्वरूप 1957 में AIR ने विविध भारती की स्थापना की। ऑल इंडिया रेडियो ने क्या करा, विविध भारती की स्थापना करी। विविध भारती का उद्देश्य था श्रोताओं को फिल्मी संगीत और लोकप्रिय संगीत का आनंद प्रदान करना। अब क्या हुआ, अभी तक रेडियो सिलोन ही चल रहा था, फेमस हो रहा था, परंतु अब क्या हुआ कि विविध भारती नाम से भी एक सर्विस स्टार्ट करी गई जो कि क्या करती थी, लोकप्रिय संगीत और फिल्मी संगीतों को सुनाया करती थी, जो पहले AIR पर प्रतिबंधित थी। ठीक है, शुरुआत में AIR पर फिल्मी संगीत बनते, परंतु बाद में
जो आप कह सकते हैं कि विविध भारती था, उस पर ये संगीत सुनाए दिए जाने लगे। इस कदम के माध्यम से एआईआर ने अपने श्रोताओं को वापस पाने की कोशिश की और इसे काफी हद तक सफलता भी मिली। अब क्या हुआ कि भाई जो लोग रेडियो सिलोन सुनते थे, मतलब विदेशी संगीत सुनते थे, अब वो लोग कौन सा संगीत सुनने लगे? भारतीय संगीत को ही सुनने लगे थे। निष्कर्ष की बात करें, बीवी केसकर के विचार और नीतियों ने भारतीय रेडियो के प्रसारण पर गहरा प्रभाव डाला। उनके शास्त्रीय संगीत के बढ़ावा देने के प्रयास से एआईआर को उच्च सांस्कृतिक मंच पर स्थापित किया। ठीक है, जो बीवी केसकर थे उन्होंने काफी ज्यादा आप कह सकते हैं मेहनत करी थी ताकि एआईआर पर कौन से संगीत सुनाया जा सके, शास्त्रीय और सांस्कृतिक संगीत सुनाया जा सके। तो एक आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड सेट हो गया था कि एआईआर पर उच्च सांस्कृतिक संगीत सुनाया जाता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था उस समय। तो लेकिन ठीक है, स्टैंडर्ड उच्च सांस्कृतिक मंच को स्थापित किया गया, लेकिन फिल्मी संगीत पर प्रतिबंध ने श्रोताओं को रेडियो सिलोन की तरफ मोड़ दिया। रेडियो सिलोन की बढ़ती लोकप्रियता ने अंततः एआईआर को विविध भारती की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जिससे भारतीय श्रोताओं फिर से एआईआर पर की ओर आकर्षित हुए। विविध भारती नाम से एक आप कह सकते हैं कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, इस रेडियो सिलोन के एआईआर के ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो सर्विस के ऊपर ही, जिसमें क्या बताया गया कि फिल्मी संगीत सुनाए जा रहे थे। तो अब जो भारतीय लोग विदेशी संगीत सुन रहे थे, ठीक है, रेडियो सिलोन के द्वारा, अब वो लोग कौन सा संगीत सुनते थे? फिल्मी संगीत सुनते थे, वो भी भारत के अंतर्गत। तो इस प्रकार से एआईआर को अपने जो श्रोता है वो वापसी मिल गए थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रेडियो सिलोन की लोकप्रियता वास्तव में विविध भारती की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण थी। ठीक है, रेडियो सिलोन अगर फेमस नहीं होता तो भारत के जो एआईआर सर्विस है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, उसको पता नहीं चलता कि लोकप्रिय संगीत भी भारत में बहुत प्रसारित हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से रेडियो सिलोन ही विविध भारती की स्थापना के पीछे एक प्रमुख कारण रहा। केसकर की नीतियों और उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए श्रोताओं के रुझान ने भारतीय रेडियो प्रसारण के इतिहास को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ठीक है, तो ये था भारत में रेडियो प्रसारण के ऊपर जो लोकप्रियता और शास्त्रीय संगीत था, उसमें बीवी केसकर के बारे में क्या उनका रोल था। मूक फिल्म से टॉकीज तक भारतीय सिनेमा का विकास को बताइए। ठीक है, मूक फिल्म से टॉकीज तक भारतीय सिनेमा का विकास किस प्रकार हुआ, इसको देख लेते हैं एक बार। प्रारंभिक चरण की बात करें मूक फिल्मों के बारे में, भारतीय सिनेमा का प्रारंभिक चरण 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। ठीक है, सिनेमा का प्रारंभिक चरण कब हुआ? 20वीं सदी की शुरुआत में। इस दौरान मुख्य रूप से मूक फिल्म का था। ये जो दौर था ये मूक फिल्म का था, मतलब ऐसी फिल्में जो कि चुप रहती थी, जिसमें आवाज, मतलब बिन आवाज की फिल्में उस समय बनाई जा रही थी। ठीक है, तो मूक फिल्म नहीं कहा जाता था। तो मूक फिल्मों का दौर रहा 1896 में। अब देखिए ये कहां से शुरू हुआ था। ठीक है, ये चीज कहां से शुरू हुई, इस चीज के बारे में बात करें। 1896 1896 में लूमियर ब्रदर्स ने भारत में अपनी पहली फिल्म दिखाई। ठीक है, जो आप कह सकते हो दो ब्रदर्स, लूमियर ब्रदर्स ने भारत में पहली अपनी फिल्म दिखाई, जो भारतीय दर्शकों ने पहली बार सिनेमा का अनुभव किया। ठीक है, लूमियर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई एक फिल्म भारत में दिखाई गई, जिस फिल्म ने भारत में जो लोग थे उन्हें किसका, सिनेमा का एक आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस दिया। इसके बाद 1913 में दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली पूर्ण लंबी फिल्म, फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो कि एक मूक फिल्म थी। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जिसको बनाया गया था दादा साहेब फाल्के द्वारा 1913 में। ठीक है, 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा एक पूरी की पूरी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई गई, जो कि एक मूक फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र और अन्य प्रारंभिक फिल्में। अब देखिए, राजा हरिश्चंद्र एक फिल्म थी, ठीक है, जिसने लोगों को मोटिवेट किया कि हम और भी फिल्में बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही फिल्म बना के रुक गए, उन्होंने बहुत सारी फिल्में उसके बाद भी बनाई। तो इन फिल्मों के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि यहीं से भारतीय सिनेमा का क्या हुआ, आरंभ हुआ था। राजा हरिश्चंद्र और अन्य फिल्में। राजा हरिश्चंद्र को भारतीय सिनेमा की पहली पूर्ण लंबी फिल्म, फीचर फिल्म माना गया। यह एक पौराणिक कथा पर आधारित थी। ठीक है, ये जो फिल्म थी ये एक पुरानी कथा पर आधारित थी। इसे दादा साहेब फाल्के ने निर्मित किया था। इसके बाद फाल्के ने कई पौराणिक फिल्मों का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दादा साहेब फाल्के ने बहुत सारी पौराणिक, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई फिल्में, आप कह सकते हैं धार्मिक फिल्मों का निर्माण किया था। ठीक है, जिसमें लंका दहन,
कृष्ण जन्म जैसी फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों ने भारतीय दर्शकों के बीच सिनेमा को लोकप्रिय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो फिल्में थी, इन्होंने भारत में सिनेमा को एक लोकप्रिय चीज बनाने में क्या करी, महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करी थी। मूक फिल्मों का दौर था 1920 के दशक तक भारत में 1300 से अधिक मूक फिल्मों का निर्माण किया जा चुका था। ठीक है, 1920 का जो दशक था तब तक 1300 जो फिल्में हैं, मूक फिल्में हैं, वो बन चुकी थी भारत में। ये फिल्में मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं, धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित थी। ये फिल्में कैसे आधारित थी, पौराणिक कथाओं से आधारित थी, या फिर हम कहें कि धर्म से रिलेटेड जो फिल्में होती है उन पर आधारित थी। इस दौर में मुख्य फिल्म निर्माता और निर्देशक बाबूराव पेंटर, वी शांताराम, हिमांशु राय ने अपनी कला में सिनेमा को संदर्भित किया था। ठीक है, अब इसमें फिल्म निर्माताओं में काफी, देखिए उस समय फिल्म निर्माता और फिल्म में रोल प्ले करने वाले जो लोग थे काफी फेमस हो रहे थे। ठीक है, तो उस समय कुछ लोग फेमस हुए, जैसे बाबूराव पेंटर हो गए, शांताराम हो गए या हिमांशु राय हो गए। ये लोग उस समय फिल्मों में काफी अच्छा कलाकार थे। ठीक है, अपनी कला से फिल्म को और फिल्मी सिनेमा, भारतीय सिनेमा को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया। बाबूराव पेंटर की सावित्री और वी शांताराम की अयोध्या का राजा जैसी फिल्म युग की प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, उस युग की प्रमुख, आप कह सकते हैं कि उस दौर की सबसे प्रमुख रचनाएं थी, सबसे इंपॉर्टेंट बनी हुई फिल्में थी। ठीक है, आप इनको नाम याद रखिए कि बाबूराव पेंटर ने सावित्री फिल्म में और वी शांताराम ने अयोध्या का राजा नामक फिल्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और ये उस समय की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी। फिर आता है टॉकीज का समय। 1931 में भारतीय सिनेमा ने एक नया मोड़ लिया जब आलम आरा नामक पहली बोलती फिल्म टॉकीज का निर्माण, मतलब पहली बोलती फिल्म, ठीक है, का निर्माण हुआ। इस फिल्म का निर्देशन अर्दशीर ईरानी ने किया था और इसमें संवाद और संगीत का समावेश भी था। ठीक है, पहली फिल्म कौन सी थी, आलम आरा, जो कि पहली भारत की बोलती हुई फिल्म थी, और इस संगीत में केवल बोलना ही नहीं, मतलब संगीत को भी ऐड किया गया था। आलम आरा की सफलता ने भारतीय सिनेमा को एक नया युग की शुरुआत की, जिसमें फिल्मों में संवाद और संगीत का महत्वपूर्ण स्थान हो गया। उसके बाद आपने देखा ही होगा पुरानी फिल्मों में कितने ज्यादा संगीत होते थे, कितने ज्यादा सॉन्ग्स होते थे, साथ में साथ डायलॉग से लेकर हर एक चीज बोलने से रिलेटेड थी। तो ये एक भारतीय सिनेमा के लिए एक अलग युग की शुरुआत थी। ठीक है, टॉकीज फिल्मों का प्रारंभ कैसे हुआ, प्रभाव क्या पड़ा। आलम आरा की सफलता के बाद कई अन्य टॉकीज फिल्मों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये फिल्म टॉकीज पर क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, टॉकीज पर क्या करी गई, दिखाई गई। पहली बोलती फिल्म, तो इसने टॉकीज को और ज्यादा क्या करा, प्रभावित किया। लोग ज्यादा से ज्यादा फिल्म लोग देखने आने लगे। ठीक है, इन फिल्मों में संवाद और संगीत, गानों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये जो फिल्में थी इनमें संवाद, बातचीत करना, संगीत और गानों का एक क्या था, महत्वपूर्ण रोल था। देखिए, गाना हो गया, संगीत हो गया, मतलब बैकग्राउंड में बनने वाला सॉन्ग हो गया, ये दो कैरेक्टर्स के बीच में जो बातचीत थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इंद्र सभा, जिंदगी जैसी फिल्मों ने टॉकीज फिल्मों को लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ावा दिया। इन फिल्मों ने निर्देशकों को अधिक जुड़ाव और मनोरंजन प्रदान किया, जिससे सिनेमा को लोकप्रियता हुई। ठीक है, उस समय इंद्र सभा और जिंदगी जैसी जो फिल्में थी वो काफी ज्यादा क्या हुई, फेमस हुई थी, किस पे, टॉकीज पे। और ये फिल्मों ने, आप कह सकते हैं कि और ज्यादा लोगों को आकर्षित किया ताकि वो आए और फिल्म देखें। इन फिल्मों ने दर्शकों को अधिक जुड़ाव और मनोरंजन प्रदान किया, जिससे जो फिल्म जगत है, सिनेमा है, उसमें काफी ज्यादा फेमस हुआ। भारतीय सिनेमा के प्रमुख निर्देशक और उनकी फिल्में। 1930 से 40 के दशक में भारतीय सिनेमा ने कई प्रतिभाशाली, ठीक है, 1930 से 40 के दशक में जो भारतीय सिनेमा में कई प्रतिभाशाली निर्देशकों को जन्म दिया, जैसे कि वी शांताराम, गुरुदत्त, सत्यजीत रे जैसे निर्देशक ने अपनी अनूठी शैली और दृष्टिकोण के लिए समृद्ध हुए। ठीक है, अब ये निर्देशकों से क्या तात्पर्य है कि फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स जो कि उस समय काफी ज्यादा फेमस हुए थे, जैसे कि गुरुदत्त हो गए, वी शांताराम हो गए। ठीक है, ये उस समय के सबसे प्रमुख एक्टरों में से एक थे। इनके द्वारा फिल्में जो बनाई गई थी वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं।
वी शांताराम की दो आंखें 12 हाथ और झनक झनक पायल बजे जैसी फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक तत्वों को बड़े पर्दे पर उतारा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि फिल्में क्या होती हैं, हमें समाज का एक हिस्सा होती है। ठीक है, समाज की जो आप कह सकते हैं कि सच्चाई है वो हमें वो फिल्में दिखाती है। तो उस समय बनाई गई दो आंखें 12 हाथ या फिर झनक झनक पायल जो फिल्म थी वो हमें समाज की सच्चाई दिखाती थी। ठीक है, सामाजिक मुद्दे, उस समय चल रहे समाज के जो मुद्दे हैं वो लोगों के सामने लाई और सांस्कृतिक तत्व को क्या बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया था। तो ये फिल्में क्या थी, एक प्रकार से समाज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और यही फिल्मों ने आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया ताकि वो आए और टॉकीज में फिल्म देखें। गुरुदत्त की प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में भावनात्मक गहराई और उत्कृष्ट दर्शन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, गुरुदत्त जो कि संजय दत्त के पिता हैं, उनकी एक फिल्म प्यासा और कागज के फूल जो दूसरी फिल्म है, जैसी फिल्मों ने भावनात्मक गहराई मतलब एक प्रकार से भावनाओं से रिलेटेड लोगों को आकर्षित किया। ठीक है, फिल्मों में भावनाएं भी बहुत जरूरी होती हैं, तो इन चीजों ने क्या करा, लोगों को आकर्षित किया, उत्कृष्ट किया। सत्यजीत रे की पथेर पांचाली ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पथेर पांचाली नाम से एक फिल्म भारत में फेमस हुई थी। भारतीय सिनेमा में जो विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात सिनेमा का क्या हिस्सा रहा है उसको देख लेते हैं। मतलब स्वतंत्रता से पहले क्या था और स्वतंत्रता के बाद क्या था। स्वतंत्रता से पहले के भारतीय सिनेमा का मुख्य रूप से सामाजिक और पौराणिक कहानियों पर बोलबाला था। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता से पहले कौन सी फिल्में बनाई जा रही थी, ऐसी फिल्में जो कि सामाजिक से रिलेटेड है या फिर आप कह सकते हैं कि पौराणिक कथाओं, हमारे इतिहास से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड प्रकार की फिल्में बनाई जा रही थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिनेमा में क्या आई, विविधता आई, चेंजेस आए और इसने सामाजिक, राजनीतिक, रोमांटिक विषयों पर आधारित फिल्में भी बनने लगी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद एक प्रकार से भारतीय सिनेमा काफी ज्यादा फ्री हो गया था। उसके बाद इसमें सामाजिक फिल्में भी बनाई गई, राजनीतिक फिल्में भी बनाई गई, रोमांटिक मूवीज भी बनाई गई। ठीक है, इस प्रकार के विषयों को अपनाया और इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण किया। 1950 से 60 के दशक में राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार जैसे अभिनेताओं प्रमुख हुए जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाइयां पहुंचाई। ठीक है, तो 1950 से 60 का जो दशक था, इस दशक के दौरान राज कपूर हो गए, देवानंद हो गए और दिलीप कुमार हो गए, ये कुछ प्रमुख अभिनेता थे जिन्होंने एक प्रकार से भारतीय सिनेमा को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया ताकि वो आके फिल्म देखे। क्योंकि देखिए इन एक्टर का जो एक्टर थे, इन्होंने इस प्रकार की एक्टिंग करी थी फिल्मों में कि लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा ये लोग फेमस थे। भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग 1950 से 60 का दशक को भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस समय में बनी फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा की धरोहर मानी जाती हैं। राज कपूर की श्री 420, आवारा, गुरुदत्त की प्यासा और कागज के फूल और बी आर चोपड़ा की नया दौर जैसी फिल्मों इस दौर की प्रमुख रचनाएं थी। देखिए एक प्रकार से कि भारतीय सिनेमा में कई सारी ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो कि सच में बहुत बड़े स्तर पर थी। ठीक है, उनका एक लेवल था, उन फिल्मों ने उस प्रकार की चीजें दिखाई जो कि शायद आज का सिनेमा नहीं दिखा पाता। ठीक है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, स्वर्णिम युग कहते हैं, मतलब स्वर्ण का युग, सबसे अच्छा युग था फिल्म बनाने का वो समय। अब बात करें कि राज कपूर की श्री 420 हो गई, ठीक है, आवारा फिल्म हो गई, ये फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों को दिखाया था। ठीक है, उस समय चल रही समाज में जो परिस्थितियां हैं उनको दर्शाया था। गुरुदत्त की कुछ फिल्में हो गई, प्यासा हो गई, कागज के फूल हो गई, बी आर चोपड़ा की नया दौर हो गई, ये फिल्मों प्रमुख रचनाएं थी उस दौर की। ठीक है, और ना केवल ये मनोरंजन के थी बल्कि इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग केवल इन फिल्मों को इसलिए देखने जाते थे क्योंकि वो उनको मनोरंजन मिलता था, नहीं, इन फिल्मों ने लोगों के सामने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लाके रखा जिससे लोगों को और ज्यादा इनके बारे में पता चला। फिर आता है निष्कर्ष के बारे में। देखिए निष्कर्ष लिखना, हर एक फिल्म के एंड में निष्कर्ष लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी, हर एक क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष लिखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। मूक फिल्मों से टॉकीज तक
भारतीय सिनेमा का विकास एक लंबी रोमांचक यात्रा रही है। ठीक है, मूक फिल्मों से लेकर टॉकीज तक, जहां पे लोग फिल्में बोलकर, मतलब बोलने वाली फिल्मों को प्ले किया जाता था, दिखाया जाता था, तो भारतीय सिनेमा का इस प्रकार से विकास हुआ। इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण मोड़ और घटनाएं हुई आई, जिन्होंने सिनेमा को उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया। दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र से लेकर आदर्श ईरानी की आलम आरा तक, और फिर स्वतंत्रता के बाद स्वर्णिम युग तक भारतीय सिनेमा ने विकास के हर चरण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धित किया है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के की आप कह सकते हैं राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म बनी, उसके बाद आलम आरा एक पहली भारत की बोलती हुई फिल्म बनी, और उसके बाद स्वर्णिम युग आया जिसके दौरान बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने रोल प्ले किया और उनकी फिल्में बहुत ज्यादा फेमस हुई। ठीक है, यह यात्रा न केवल तकनीकी प्रगति की है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव को भी गवाह रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यात्रा केवल आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई तो फिल्में बदली है, नहीं, समाज भी इन फिल्मों के आधार पर काफी बदला, सामाजिक बदलाव भी बहुत सारे देखने को मिले। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, 1913 से 40 के बीच प्रमुख अभिनेत्री फीमेल एक्ट्रेस की बात करी जा रही है, अभिनेत्रियों और पूरे सिनेमा में उनके योगदान के बारे में लिखिए। ठीक है, 1913 से 40 के बीच में जो भी प्रमुख अभिनेत्री थी उनके बारे में आपको लिखना है, और उनकी योगदान क्या रहा है उनके बारे में लिखना है। अब बात करें 1913 से 40 के बीच में जो प्रमुख अभिनेत्री रही और उनका क्या योगदान रहा है, तो पहला आता है प्रारंभिक भारतीय सिनेमा में अभिनेत्रियों की भूमिका। मतलब जब सिनेमा शुरू हुआ था तो कौन कौन सी अभिनेत्रियां थी, उनकी क्या भूमिका रही है। ठीक है, इनके बारे में आपको इनका नाम याद कर लेना है। ठीक है, इनके बारे में कुछ फिल्में और इनका क्या योगदान रहा है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन के दौरान पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से आंसर बना पाएंगे। भारतीय सिनेमा की शुरुआत के दौर में विशेषकर 13 से 1940 के बीच में कई प्रमुख अभिनेत्रियों ने फिल्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, 13 से लेकर 1940 के बीच में कई सारी ऐसी अभिनेत्रियां आई जिन्होंने भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। इस समय के सिनेमा में महिलाओं की भागीदारी न केवल अद्वितीय थी बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा की नींव मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई। अब देखिए उस समय आपको भी पता होगा कि भारतीय सिनेमा मतलब एक प्रकार से समाज में उस समय औरतें पुरुषों के नीचे आती थी। ठीक है, क्योंकि ये उस समय था। ठीक है, पुराने समय में देखा गया तो उस समय फिल्मों में औरतों का होना, उनका रोल प्ले करना एक इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात थी। तो यही जो महिलाएं थी इन्होंने बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि अद्वितीय काम किया था। ठीक है, बहुत बड़े योगदान दिया, तभी ये भारतीय सिनेमा इतना ज्यादा फेमस हुआ और भारतीय सिनेमा की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इन अभिनेत्रियों ने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई और दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई थी। अब बात करें पहली जो अभिनेत्री हैं वो है दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले। दुर्गाबाई कामत और उनकी बेटी कमलाबाई गोखले भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री मानी जाती है। ठीक है, दुर्गाबाई कामत और उन्हीं की बेटी कमलाबाई गोखले को क्या माना जाता है, भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल एक्ट्रेस माना जाता है। दुर्गाबाई कामत 1913 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म 1913 में ही दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई एक फिल्म मोहिनी भस्मासुर में अभिनय किया था। ठीक है, किन्होंने, दुर्गाबाई कामत ने 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई एक फिल्म मोहिनी भस्मासुर में क्या करा था, रोल प्ले किया था। कमलाबाई गोखले ने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्म में काम किया और विभिन्न भूमिका निभाई थी। बाद में दुर्गाबाई कामत की जो बेटी थी कमलाबाई गोखले, उन्होंने भी अपनी माता के आप कह सकते हैं कि काम पे ध्यान दिया और उसके बाद उन्होंने फिल्म में अपना कह सकते हैं डेब्यू किया। ठीक है, दुर्गाबाई कामत का योगदान क्या रहा है, दुर्गाबाई कामत का योगदान भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि उस समय सामाजिक बंदिशों को तोड़ते हुए महिला के लिए एक नई राह बनाई। ठीक है, देखिए पहली महिला थी तो भारतीय सिनेमा में काम करने वाली पहली महिला थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक महिला जितनी भी बंदिशें हैं उन्हें तोड़कर आकर भारतीय सिनेमा में काम कर रही है। ठीक है, रोल प्ले कर रही है। उस समय ये सब चीजें महिलाओं के लिए करना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो क्या था कि सारी बंदिशों को तोड़कर, समाज के द्वारा बनाई गई बंदिशों को तोड़कर महिलाओं को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं भी सिनेमा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं
और उनके बिना सिनेमा अधूरा है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी फीमेल एक्टर्स बहुत फेमस हुई हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्तरों पर उन्होंने अपना काम किया। फिर आती है दूसरी, आप कह सकते हैं जो एक्ट्रेस है वो आती है देविका रानी। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार कहा जाता है। ठीक है, वो जो ऊपर हमने बात करी दुर्गाबाई कामत की, वो भारतीय सिनेमा की पहली एक्टर थी। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार कहा जाता है। उन्होंने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के तहत कई प्रमुख फिल्मों में अभिनय किया था। ठीक है, देविका रानी ने 1930 का जो दशक था, मतलब 1930 से लेकर 40 के दौरान बॉम्बे टॉकीज के जो स्टूडियो है उसमें कई सारी फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म कर्मा जो कि 1933 में थी, 1933 की थी, जो एक बड़ी सुपरहिट साबित हुई। देविका रानी की अदाकारी और उनकी सुंदरता ने उन्हें भारतीय सिनेमा में अग्रणी क्या अभिनेत्री बना दिया था। ठीक है, देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार थी। 1930 का पूरा दशक में उन्होंने काफी सारी ऐसी फिल्में करी जो कि भारतीय सिनेमा में बहुत ज्यादा फेमस हुई। उनकी एक फिल्म जो कि कर्मा थी, जो कि 1933 में आई थी, बहुत ज्यादा सुपरहिट हुई थी और एक प्रकार से वो सुंदर भी थी और उनका जो एक्टिंग, आप कह सकते हैं कि एक्टिंग करने का तरीका था, अदाकारी थी, वो भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। और फिर वो क्या हुई, भारतीय सिनेमा की पहली अग्रणी अभिनेत्री बनी। देविका रानी का योगदान क्या रहा है? देविका रानी न केवल उनके अभिनय के माध्यम से था, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा के तकनीकी और पेशेवर मानकों को भी ऊंचा उठाया। उनकी फिल्म न केवल मनोरंजक थी, बल्कि उन्होंने सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया था। ठीक है, तो देविका रानी ने न केवल क्या मनोरंजन किया लोगों का सिनेमा में, परंतु उन्होंने सामाजिक जो मुद्दे उस समय चल रहे थे उनको भी सामने लाया। ठीक है, क्योंकि वो मुद्दे भी एक प्रकार से जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए समाज में क्या चल रहा है, किस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, तो सामाजिक मुद्दों को भी सामने लाया। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देविका रानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाने में क्या करा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर आती है दुर्गा खोटे। दुर्गा खोटे ने 1930 के दशक में भारतीय सिनेमा में प्रवेश किया और अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। उन्होंने अयोध्या का राजा जो कि 1932 में आई थी जैसी प्रमुख फिल्मों में काम किया। ठीक है, दुर्गा खोटे ने क्या करा था, अयोध्या का राजा नामक फेमस फिल्म में काम किया था और इनकी अदाकारी भी बहुत अच्छी थी और दर्शकों का दिल भी इन्होंने जीता था। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट बना बना के वहां पे लिखने हैं। दुर्गा खोटे की भूमिकाएं मुख्यतः पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित है। ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से दुर्गा खोटे थी वो पौराणिक फिल्मों में, ठीक है, और ऐतिहासिक कहानियों में शामिल हुई हैं। उनकी फिल्म इसी रिलेटेड जॉनरा पे बनी है। उन्होंने अपनी अदाकारी से इन पात्रों को जीवंत बनाया था। ठीक है, जिस चीज का भी वो रोल प्ले करती थी वो कैरेक्टर एक प्रकार से जीवित हो जाता था, ये उनके काम था। ठीक है, दुर्गा खोटे का योगदान क्या रहा है भारतीय सिनेमा में? दुर्गा खोटे का योगदान इस रूप में महत्वपूर्ण था, उन्होंने भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने अभिनय से साबित किया कि महिलाओं भी मजबूत और केंद्रीय पात्रों कर सकती हैं। ठीक है, देखिए केंद्रीय पात्र से क्या तात्पर्य है कि इंपॉर्टेंट और मेन रोल। अभी तक क्या था कि हो सकता था महिलाओं को लिया जाता हो फिल्मों में, परंतु वो साइड एक्टर्स के रोल में हो। ठीक है, परंतु मेन रोल करने के लिए इन्होंने ही जागरूक किया। ठीक है, बताया कि हाँ एक महिला भी मजबूत रोल प्ले कर सकती है, मेन रोल प्ले कर सकती है, जो कि फिल्म में एक इंपॉर्टेंट चीज है। उनकी अदाकारी ने आने वाली पीढ़ियों की अभिनेत्रियों को प्रेरित किया। ठीक है, उनकी अदाकारी इस प्रकार की थी कि आने वाली जो पीढ़ियां थी जिनमें महिलाएं काम करने वाली थी उनको काफी ज्यादा प्रेरित किया था। फिर आती हैं नादिरा। 1940 के दशक में भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने विभिन्न प्रकार की फिल्मों में काम किया, अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। नादिरा की खासियत यह थी कि वह नकारात्मकता और सकारात्मक दोनों प्रकार की भूमिकाएं निभाने में सक्षम थी। ठीक है, नादिरा की खासियत यह थी और कि वो नेगेटिव रोल भी और पॉजिटिव रोल दोनों रोलों को अच्छे प्रकार से क्या कर सकती थी, प्ले कर सकती थी। ठीक है, 1940 के दशक में उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी पूरी की पूरी पहचान बनाई थी। ठीक है, वो नेगेटिव रोल और पॉजिटिव रोल दोनों प्रकार के रोलों को अच्छे प्रकार से कर सकती है। इनका योगदान क्या रहा है? नादिरा का योगदान उनके विविधपूर्ण किरदारों के माध्यम से था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल एक ही रोल प्ले किया, नहीं, उन्होंने अलग अलग रोल प्ले किए, नेगेटिव रोल प्ले किया, पॉजिटिव रोल प्ले किया, साइड एक्टर हो गया, मेन एक्टर से रिलेटेड सारे रोल प्ले किए थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा में नायिका के
पारंपरिक रूप को चुनौती दी, विभिन्न प्रकार के जटिल पात्रों को निभाकर अपनी अदाकारी का लोहा बनाया। ठीक है, उन्होंने कॉम्प्लेक्स या फिर आप कहे कि कठिन रोल प्ले भी करे थे। ठीक है, जिससे उन्होंने क्या बनाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई थी भारतीय सिनेमा में। उन्होंने यह साबित किया कि अभिनेत्री के लिए सभी प्रकार के रोल निभाए जाना संभव है। ठीक है, उन्होंने ये दिखाया कि हाँ भैया, अगर फीमेल एक्टर है, अभिनेत्री है, तो वो सभी प्रकार के रोल कर सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल से पॉजिटिव रोल करेंगी, मेन रोल नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने हर प्रकार का रोल किया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मेन, साइड एक्टर्स, हर प्रकार का। फिर आती है सुलोचना, रूबी मायर्स। सुलोचना, जिनका असली नाम रूबी मायर्स था, भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने मूक फिल्मों से अपना करियर की शुरुआत करी, बाद में टॉकीज फिल्मों में भी सफल रही। सुलोचना ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता और एक नया मानक स्थापित किया था। ठीक है, देखिए रूबी मायर्स भी काफी फेमस आप कह सकते हैं कि एक्ट्रेस रही है अपने समय की। ठीक है, आप ये सारे के सारे पॉइंट हमने और ज्यादा अच्छे से हमने हमारे नोट्स की जो वीडियोस हैं उनमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको इन पॉइंट्स को और अच्छे से समझना है तो आप हमारे नोट्स की जो वीडियोस हैं उनको एक्सप्लेन कर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, उसमें हमने रूबी मायर्स के बारे में और ज्यादा अच्छे से बताया। ठीक है, तो क्या है कि उन्होंने भारतीय सिनेमा में मूक फिल्मों से शुरू किया था और टॉकीज के समय भी वो काफी फेमस हुई। अब इनके योगदान की बात कर लेते हैं सुलोचना की। सुलोचना का योगदान उनकी बहुमुखी प्रतिभा में निहित है। उन्होंने मूक फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। जब सिनेमा में ध्वनि आई तो उन्होंने उसी सफलता के साथ टॉकीज की फिल्मों में भी काम किया। उनकी अदाकारी ने भारतीय सिनेमा को समृद्ध और फिल्मों की बड़ी संख्या के दर्शकों को आगे से आकर्षित किया था। ठीक है, सुलोचना ने बहुत बड़े स्तर पर फिल्म बनाई, बहुत बड़ी संख्या में फिल्म बनाई थी। ठीक है, और साथ के साथ उन्होंने मूक फिल्म के साथ कैसे ध्वनि वाली फिल्म भी करी थी। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कि एक पर्टिकुलर एक्टर को मूक फिल्मों से देखते आ रहे हैं, तो उन लोगों को उसी एक्टर को या एक्ट्रेस को किसमें, आवाज वाली फिल्मों में, ध्वनि वाली फिल्मों में देखना पसंद है। ठीक है, तो इसी प्रकार वो काफी ज्यादा फेमस भी हुई थी। अब बात करें निष्कर्ष की, ये देखिए, ये हमने ऊपर कई सारे एक्ट्रेस जो है, फीमेल एक्टर हैं, उनकी बात करी थी, जिन्होंने एक प्रकार से भारतीय सिनेमा में अपना योगदान दिया और काफी फेमस किया। तो अब निष्कर्ष को देख लेते हैं। 1913 से 40 के बीच में भारतीय सिनेमा में कई प्रमुख अभिनेत्रियों ने अभिनय का योगदान से सिनेमा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दुर्गाबाई कामत, देविका रानी, दुर्गा कोटे, नादिरा, सुलोचना जैसे अभिनेत्रियों ने अपनी अदाकारी से दर्शकों को मनोरंजन किया, बल्कि सामाजिक बदलाव और महिलाओं को सशक्तिकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल मनोरंजन किया, फिल्म बनाई, नहीं, महिलाओं को सशक्तिकरण किया, महिलाओं को प्रभावित किया और उनको प्रोत्साहित भी किया कि आप आइए फिल्म में रोल के लिए प्ले कीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है और आप कर सकते हैं तो आइए रोल प्ले कीजिए, आप भी एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं। ठीक है, इन अभिनेत्रियों का योगदान भारतीय सिनेमा की नींव को मजबूत करने में अहम था और उनकी विरासत आज भी जीवित है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों तक भारतीय सिनेमा के विकास पर एक निबंध लिखना है। स्वतंत्रता के बाद 3 दशक मतलब 30 सालों तक, 30 सालों के दौरान भारतीय सिनेमा का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में कंप्लीट आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सिनेमा ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों के साथ तेजी से प्रगति की। 1947 से 77 तक के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा ने विभिन्न आयामों में विकास किया और एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। ठीक है, 1947 से लेकर 1977 तक भारतीय सिनेमा का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। 1940 का दशक कैसा रहा, स्वतंत्रता के तत्कालीन का बाद, मतलब 47 में भारत आजाद हुआ, तो 1940 से लेकर 1950 का पूरा समय। ठीक है, तो स्वतंत्रता के तत्काल बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय सिनेमा को नए दौर में प्रवेश करना पड़ा था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो भारत एक नए दौर में आ गया। 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो सिनेमा ने स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और आकांक्षाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त करी तो हिंदी जो सिनेमा था उसने इन चीजों को दिखाना आरंभ कर दिया था। ठीक है, लोगों तक ये पहुंचाना आरंभ कर दिया फिल्मों के माध्यम से कि हाँ, भारत ने स्वतंत्रता हासिल करी है और स्वतंत्रता से रिलेटेड कई सारी चीजें भारतीय सिनेमा में फिर दिखाई गई। ठीक है, यह समय सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों का था। ठीक है, इस समय के दौरान सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड फिल्मों को बनाया जा रहा था। राज कपूर ने इस दशक में अपनी फिल्म आवारा, जो कि 1951 के में आई थी, के माध्यम से समाज में व्यापक असमानताओं और अन्याय
के खिलाफ आवाज उठाई थी। देखिए, राज कपूर द्वारा बनाई गई एक आवारा फिल्म में आप देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी सामाजिक असमानताएं दिखाई गई हैं। समाज में जो गलत काम हो रहा था वो सब दिखाया गया था उस फिल्म के दौरान, ठीक है। तो उन खराब चीजों के खिलाफ, उन गलत चीजों के खिलाफ जनता को प्रोत्साहित करना कि वो आवाज उठाएं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, ठीक है, उस समय उस फिल्म को, आवारा फिल्म का, ठीक है। इस फिल्म ने न केवल भारतीय दर्शकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी सफलता प्राप्त की। इस प्रकार गुरुदत्त ने प्यासा, जो कि 1957 में आई, और कागज का फूल 1959 में जो फिल्म आई थी, के माध्यम से समाजकारी दमनकारी पहलुओं को उजागर किया। समाज में जो दमनकारी है, ठीक है, देखिए उस समय का जो समाज था, आपको पता होगा उस समय समाज में काफी सारी चीजें गलत थी, ठीक है, कई सारी ऐसी प्रथाएं थी जो कि गलत थी, कई सारी ऐसी आप कह सकते हैं कि चीजें चल रही थी जो कि उस समय समाज के लिए गलत थी। तो इन चीजों को समाज के आधार पर पर्दे पर दिखाना एक बड़ी बात थी। तो गुरुदत्त के द्वारा प्यासा फिल्म हो गई या कागज के फूल फिल्म हो गई, ये फिल्म दमनकारी पहलुओं को उजागर कर रही थी। फिर 50 से 60 का मतलब 1950 का दशक सामाजिक और रोमांटिक फिल्मों का था। 50 के दशक में भारतीय सिनेमा को स्वर्णिम युग माना जाता था। इस समय में कई प्रमुख निर्देशक और अभिनेताओं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इस दशक की फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों के साथ साथ रोमांटिक कहानियों पर भी प्रमुखता दिखाई थी, ठीक है। 1950 का तो दशक था, उस दशक के दौरान सामाजिक फिल्में भी बन रही थी और साथ के साथ रोमांटिक जो फिल्में थी उन्हें भी बनाया जा रहा था और दर्शकों के द्वारा उन फिल्मों को देखा जा रहा था। तो इसे स्वर्णिम युग के अंतर्गत माना जाता है। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, जो कि 1957 में भारतीय सिनेमा में मातृत्व और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक को प्रस्तुत किया, ठीक है। मदर इंडिया आप फिल्म देखेंगे तो काफी ज्यादा उस समय के लिए इंपॉर्टेंट फिल्म थी, ठीक है। मदर इंडिया में मेनली क्या दिखाया गया था कि डाकुओं के बारे में दिखाया गया था। तो एक मदर जिनका बच्चा बाद में बड़ा होकर डाकू बन जाता है, क्योंकि उसने काफी सारी ऐसी चीजें देखी थी, फेस करी थी, जिससे उसको डाकू बनना पड़ा। तो क्या दिखाया गया कि मदर इंडिया जो थी उसने महिला को सशक्तिकरण का प्रतीक प्रस्तुत किया कि हाँ, महिलाएं ऐसा नहीं है कि समाज में डर के रह सकती हैं, हाँ वो भी जीवन यापन कर सकती हैं अपना, ठीक है, और तो और साथ में वो कई सारे बड़े फैसले भी ले सकती है। तो इस प्रकार की चीजें महिला के द्वारा मदर इंडिया फिल्म में, जो कि 1957 में आई थी, दिखाया गया था। यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई और ऑस्कर के लिए नामांकित की गई थी, ठीक है। यह फिल्म केवल भारत में ही फेमस नहीं हुई, बल्कि इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस हुई और साथ के साथ ऑस्कर की प्राप्ति के लिए इस फिल्म को नामांकित किया गया, नॉमिनेशन किया गया था। फिर आती है बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर, जो कि 1957 में औद्योगिकीकरण और पारंपरिक मूल्यों के बीच संघर्ष को दर्शाया, ठीक है। बी आर चोपड़ा के द्वारा बनाई गई एक फिल्म नया दौर, जो कि 1957 में आई थी, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, औद्योगिकीकरण मतलब नए नए उद्योग लग रहे हैं, शहर बस रहे हैं, शहरों में नए नए उद्योग लग रहे हैं, कारखानों का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार की चीजें इस फिल्म में दिखाई गई थी। इस दशक की फिल्म में संगीत और नृत्य का भी विशेष महत्व रहा। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे गायक ने अपने गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया था, ठीक है। आप इन गीतकारों के बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो गीतकार हैं जिन्होंने भारतीय, आप कह सकते हैं जो संगीत इंडस्ट्री है या म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसको एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया था, ठीक है। तो उस समय फिल्मों में संगीत और नृत्य को भी दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो लता मंगेशकर हो गई, मोहम्मद रफी हो गई या फिर किशोर कुमार हो गए, इन गायकों का बहुत ज्यादा गीत में दर्शकों का मन मोह लिया था। 1960 की बात करें, 1960 के दशक की विविधता और प्रयोगधर्मिता। 1960 का दशक भारतीय सिनेमा में विविधता और प्रयोगधर्मिता का दौर था। इस समय सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित फिल्में बनी, ठीक है। प्रयोगधर्मिता का तात्पर्य है कि भाई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, कि नई नई फिल्में बनाई जा रही थी, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि क्या ये वाली फिल्म चल पाएगी, इस जॉनरा से रिलेटेड फिल्में चल पाएंगी, तो ये किया जा रहा था। राज कपूर की संगम, जो कि 1964 में आई थी, मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में आई थी, ने प्रेम त्रिकोण और जीवन के संघर्ष को चित्रित किया, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि लव ट्रायंगल को दिखाया था राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर और संगम ने, ठीक है, जो कि क्या दिखा, जीवन में के संघर्षों को चित्रित करती है, ठीक है। जीवन में जो आप कह सकते हैं कि आपने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया है लोगों के, वो इन फिल्मों ने वो चीजें दिखाई। मनोज कुमार, इसी तरह मनोज कुमार की उपकार,
1967 में आई थी, देशभक्ति और किसान जीवन की चुनौतियों को दिखाती है। ठीक है, जो उपकार मूवी थी 1967 में आई थी, वो मूवी दिखाती है देशभक्ति को और किसान के जीवन में जो चुनौतियां थी उसको दर्शाती है। सत्यजीत रे जो भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक माने जाते हैं, उनकी फिल्म अपुत्रीय जो कि 1955 से 59 के माध्यम से भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। ठीक है, अपुत्रीय जो मूवी थी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाई थी। उनकी फिल्म ने ग्रामीण भारत की समस्याएं और सामाजिक मुद्दों को बड़े संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया था। ठीक है, ग्रामीण मुद्दे, आप कहोगे गांवों में जो मुद्दे चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, उस चीज को दर्शाया था। फिर 1970 के दशक में नई लहर और व्यावसायिक सिनेमा। 1970 के दशक में भारतीय सिनेमा में नई लहर मतलब न्यू वेव और व्यावसायिक सिनेमा का दौर था। इस समय में समानांतर फिल्में मतलब समानांतर फिल्मों का उदय हो चुका था। मतलब एक प्रकार की फिल्में अलग अलग जॉनरा से बन रही थी। एक प्रकार से ऐसा कह सकते कि एक फिल्म किसी आपके प्रोड्यूसर ने बनाई तो उसके बाद उसी फिल्म से रिलेटेड कोई फिल्म दूसरे उसने बना दी। समानांतर फिल्में बनाई जा रही थी जिसने सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को गंभीरता से क्या करा, दिखाया था। श्याम बेनेगल, गोविंद निहालिन, मृणाल सेन जैसे दर्शकों ने समानांतर फिल्मों की नींव रखी। श्याम बेनेगल की अंकुर निशांत जैसी फिल्म ने ग्रामीण भारत की समस्याओं और सामाजिक अन्याय को चित्रित किया था। ठीक है, अंकुर हो गई या निशांत फिल्म हो गई, इन्होंने गांव में चल रही समस्याओं, भारत के गांव में चल रही समस्याएं, सामाजिक अन्याय को चित्रित किया था। दूसरी ओर व्यावसायिक फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने जंजीर के माध्यम से एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। ठीक है, उसके बाद अमिताभ बच्चन जी आए फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने काफी फिल्में करी। उनकी एक फिल्म जो कि जंजीर थी 1973 में आई थी, किसके नाम, एक प्रकार से कैसे फेमस हुई, एंग्री यंग मैन, एक व्यक्ति जो कि एंग्री है, ठीक है, यंग मैन के रूप में ये फिल्म फेमस हुई थी। इस दशक में राजेश खन्ना भी सुपरस्टार के रूप में उभरे। आराधना जो 1969 जैसी फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। ठीक है, आराधना जो मूवी थी वो भी काफी फेमस हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि 1969 में आई थी। ठीक है, तो इस फिल्म ने राजेश खन्ना को एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। सिनेमा की तकनीकी विकास के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों में भारतीय सिनेमा ने तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रगति की थी। ठीक है, मतलब टेक्निकली जो हिंदी भारतीय सिनेमा था उसने काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रगति की थी, डेवलपमेंट हुआ था। रंगीन फिल्मों का आगमन, स्टीरियोफोनिक साउंड, उन्नत कैमरे तकनीकों ने फिल्म की गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, फिर अभी तक क्या हो रहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आ रही थी, फिर कलरफुल फिल्में भी आई, फिर फिल्मों में अच्छे प्रकार के कैमरों का यूज किया जाने लगा, अच्छे प्रकार के साउंड इक्विपमेंट्स का यूज किया जाने लगा, जिसने हिंदी सिनेमा में आप कह सकते हैं कि अलग ही छवि ला दी थी। ठीक है, फिर बात करें मुगल आजम मूवी का, जो कि 1960 की पहली तकनीकी उत्कृष्ट का उदाहरण है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। ठीक है, मुगल आजम फिल्म भी काफी ज्यादा फेमस हुई थी। इस फिल्म ने भव्य सेट, उत्कृष्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और शानदार सिनेमेटोग्राफी के माध्यम से भारतीय सिनेमा को एक अलग मिसाल कायम की थी। ठीक है, इस फिल्म के अंदर आपको भव्य सेट, बहुत बड़े स्तर पर जो सेट होता है फिल्म का, ठीक है, आप देखेंगे मुगल आजम फिल्म तो आपको देखने को मिलेगा एक राजा के महल का बहुत बड़ा सेट। ठीक है, तो भव्य सेट को देखने को मिला, उत्कृष्ट कॉस्ट्यूम, मतलब एक अलग प्रकार की चमकीली चटकली जो कॉस्ट्यूम थी वो देखने को मिली, शानदार सिनेमेटोग्राफी देखने को मिली थी, बहुत अच्छे प्रकार की शूटिंग्स देखने को मिली थी, जिसने एक अलग ही मिसाल कायम कर दी थी भारतीय सिनेमा के दौर में। फिर आता है इसके बारे में निष्कर्ष। स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों में भारतीय सिनेमा ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव के साथ तेजी से प्रगति की। इस अवधि में कई प्रमुख फिल्म निर्माता, मतलब जिन्होंने फिल्में बनाई, निर्देशक जिन्होंने फिल्मों में काम करा, अभिनेता, एक्टर्स हो गए, उभरे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक दिशा दी। इन 3 दशकों में भारतीय सिनेमा ने न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण के मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो एक प्रकार से कहते हैं कि जो भारत के आजाद होने के बाद जो 30 सालों का समय था, उस सालों में, उन 30 सालों के समय में भारतीय सिनेमा ने बहुत बड़े स्तर पर क्या करा, विकास करा, डेवलपमेंट करी, और साथ के साथ भारतीय सिनेमा एक अलग
लेवल पे पहुंच चुका था। इस विकास ने भारतीय सिनेमा को महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित किया, जिसने न केवल मनोरंजन प्रदान किया बल्कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को जागरूक भी किया था, जागरूकता भी फैलाई थी। ठीक है, तो देखिए आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में बहुत सारी कमियां थी, भारत में बहुत सारी परेशानियां थी, गांवों में कई सारी परेशानियां चल रही थी, अंतरराष्ट्रीय मतलब शहरों में कई सारी परेशानी चल रही थी। तो ये चीजों को दिखाने के लिए हिंदी सिनेमा एक सबसे अच्छा माध्यम था। तो इस सिनेमा के माध्यम से बहुत सारी परेशानियों को दिखाया गया था। इन दशकों में बनी फिल्मों ने भारतीय समाज को प्रभावित किया और भारतीय सिनेमा को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जिसमें पूछा गया है हमारे जीवन में फिल्म संगीत के तहत के महत्व को चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको किन्हीं भी दो जो टॉपिक्स दिए गए हैं, 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, किन्हीं भी 2 टॉपिक पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें भारतीय सिनेमा हमारे जीवन में हिंदी जो फिल्म संगीत है उसका क्या महत्व है, इस चीज को देख लेते हैं कि भाई आपको म्यूजिक का क्या महत्व है आपके जीवन में। ठीक है, कुछ तो महत्व होगा, इसीलिए आप म्यूजिक सुनते हैं, तो उन चीजों को देखते हैं। प्रारंभिक परिचय की बात करें, हिंदी फिल्मी संगीत का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। यह संगीत न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि हमारे भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण साधन है। ऐसा नहीं है कि हम केवल म्यूजिक को एंटरटेनमेंट के तौर पे सुनते हैं, म्यूजिक हमारी भावनाओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है और महत्वपूर्ण साधन भी है। स्वतंत्रता के बाद से हिंदी फिल्म गीत में भारतीय समाज और सांस्कृतिक पर गहरा प्रभाव डाला है। भावनात्मक अभिव्यक्ति की बात करें, हिंदी फिल्म गीत भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी सिनेमा में जो सॉन्ग्स बनाए गए वो एक अच्छा माध्यम है। चाहे प्रेम हो, दुख हो, खुशी हो या गम हो, हर प्रकार की भावना को फिल्म गीतों के माध्यम से खूबसूरती से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिल्मों की अगर हम बात करें तो चाहे फिल्म में दुख का समय हो, सुख का समय हो, खुशी हो, ठीक है, कोई भी माहौल हो, उसको एक अलग प्रकार के फिल्मी संगीत के माध्यम से खूबसूरती से क्या दिखाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए तुम हो मेरे जीवन की वजह तुम हो जैसे संगीत प्रेम और समर्पण की भावनाओं को बखूबी अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तुम हो मेरे जीवन की वजह तुम हो, ये जो गाना है, ये संगीत है, ये प्रेम की भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करता है। सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो फिल्मी संगीत हमारे सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें हमारी परंपराएं, रीतियां, सांस्कृतिक प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, भारतीय संगीत या फिल्मी संगीत हमारे सांस्कृतिक धरोहर को भी दिखाता है। ठीक है, संस्कृति से रिलेटेड धरोहर को भी हम संगीत के अंतर्गत देख सकते हैं, जैसे कि ऐ मेरे वतन के लोगों गीत देशभक्ति की भावना को प्रबल करता है और स्वतंत्रता संग्रामियों की याद दिलाता है। ठीक है, ऐ मेरे वतन के लोग जो वीर गीत है, ठीक है, वो स्वतंत्रता संग्राम को भी दिखाता है और साथ के साथ क्या दिखाता है, लोगों को देशभक्ति के प्रति क्या करता है, प्रेरित भी करता है। सामाजिक संदेश की बात करें तो कई फिल्मों में सामाजिक संदेश भी होते हैं जो समाज को जागरूकता करने के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए इंसाफ का मंदिर है, यह भगवान का घर है जैसे गीत न्याय और सच्चाई को महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं। ठीक है, इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है, ये जो गीत है ये क्या दिखाता है, न्याय को और सच्चाई को दिखाता है। मनोरंजन के साधन की बात करें तो फिल्मी गीत मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, फिल्म में जो गाने हैं वो मनोरंजन का एक साधन है। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 घंटे उस समय लंबी फिल्में होती थी, 4 घंटे तक लगातार फिल्म देखना कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता था। ठीक है, तो कुछ समय बाद फिल्मों में गाने आने लगे, तो वो गानों से लोग क्या होते थे, मनोरंजित हो जाते थे। ये गीत ना केवल फिल्म को हिट बनाते थे बल्कि लोगों को भी तनाव मुक्त करते थे। ठीक है, लोगों को तनाव मुक्त करते थे, जैसे कि प्यार हुआ इकरार हुआ जो गीत है, सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं और वे अपने जीवन की समस्याओं को भूल जाते हैं। ठीक है, तो मनोरंजन को, लोगों को खुश करने के लिए जो गीत बनाए गए थे वो भी काफी ज्यादा फेमस थे। तो जो मनोरंजन का साधन थे वो एक गीत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, क्योंकि मनोरंजन देखिए फिल्म देखते देखते लोगों को गाना सुनना भी पसंद था, ये गाने फिल्म को हिट भी करते थे और साथ के साथ लोगों को खुश भी करते थे और समस्याओं को भूलने में मदद करते थे। जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिबिंब
गीतों के अंतर्गत आपको जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखने को भी मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा? फिल्मी गीत हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ये गीत जीवन की सच्चाई, संघर्ष और सपनों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जीवन की सच्चाई को, जीवन में हुए संघर्ष को और जीवन में जो सपने आपने देखे थे उनको अच्छे प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, गीत जीवन की असली मतलब समझाता है और हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है। ठीक है, तो गानों के द्वारा आपको जीवन की सच्चाई को भी दिखाया जाता है। यादों का संग्रह, फिल्मी गीत हमारे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद का संग्रह भी होता है। जब हम कोई पुराना गीत सुनते हैं तो हमारे बचपन, स्कूल के दिन, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जैसे कि पुरानी जीन्स और गिटार गीत सुनकर हमें अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। ठीक है, पुरानी जीन्स हो गए या फिर गिटार हो गए, इस प्रकार के गीत सुनकर आपको आपके कॉलेज के दिन भी याद आ सकते हैं। भाषा और साहित्य का विकास, फिल्मी गीत ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, जो फिल्मी गीत हैं उन्होंने भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन गीतों में इस्तेमाल किए गए शब्द, काव्यात्मक शैली हिंदी भाषा में को समृद्ध बनाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि कई गानों में काव्यात्मक मतलब काव्य के तौर पे गा गा कर चीजों को समझाया जाता है, सुनाया जाता है। तो जैसे कि गुलजार, जावेद अख्तर, आनंद बख्शी जैसे गीतकार ने अपने उत्कृष्ट लेखन से हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। ठीक है, ये बड़े बड़े लेखक हुए जिनके द्वारा लिखी गई चीजों को गानों के अंतर्गत भी यूज किया गया था। ठीक है, एकता और भाईचारा का प्रतीक, फिल्मी गीत विभिन्न समुदाय और धर्मों के लोगों को एकजुट करने में सक्षम करते हैं। ये गीत हर भाषा, धर्म और संस्कृति के लोगों को एक साथ लाते हैं। ठीक है, क्योंकि गाने क्या होते हैं, लोगों को एकजुट करने में भी हेल्प करते हैं। अलग अलग धर्मों के लोगों को, भाषा के लोगों को, संस्कृति के लोगों को एक साथ लाने का काम करते हैं। जैसे कि हम सब भारतीय हैं, गीत विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करने का संदेश देता है। प्रेरणा के स्रोत की बात करें तो कई फिल्म गीत हमें प्रेरणा देते हैं कि हम और हमारे जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ठीक है, कई ऐसे गाने भी हैं जो कि हमें जीवन को अच्छे प्रकार से जीने और जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। उदाहरण के लिए, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम गीत हमें कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, ये जो गीत है, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, ये जो गाना है ये हमें जीवन की कठिनाइयों को, आप कह सकते हैं कि सामना करने का जो है क्षमता है वो देता है। समाज में सकारात्मकता बदलाव, फिल्मी संगीत समाज में सकारात्मक बदलाव में भी मदद करते हैं। ये गीत सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को सही दिशा दिलाने में प्रेरित करते हैं। ठीक है, जो गाने होते हैं वो समाज में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी फैलाने का भी काम करते हैं। जैसे कि एकलव्य फिल्म का गीत एक पत्थर की मूर्त से महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात करता है। ठीक है, एक पत्थर की मूर्त से जो गाना है वो महिलाओं के सम्मान की बात करता है और अधिकारों की बात करता है। बात करें निष्कर्ष की, इस कंप्लीट क्वेश्चन की, कि फिल्मी संगीत हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व रखता है, तो हिंदी फिल्म गीत का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। ये गीत न केवल हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति को भी समृद्ध बनाता है। ये फिल्मी गीत ने सामाजिक शिक्षा, जागरूकता और प्रेरणा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, ये जो फिल्मी संगीत है इन्होंने, आप कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, जागरूक करने के क्षेत्र में और प्रेरणा देने के क्षेत्र में, साथ में मनोरंजन और गीत के क्षेत्र में भी हमें आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी प्रकार यह कहना उचित होगा कि हिंदी फिल्म गीत हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इनका महत्व हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। ठीक है, हिंदी गानों का जो महत्व है वो हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। बात करें आगे, ये गीत हमारे जीवन में ना केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं बल्कि जीवन की सच्चाई से रूबरू करते हैं और एक नई दिशा हमें प्रस्तुत करते हैं। अब बात करें, कुछ आपको शॉर्ट नोट्स लिखने, आला मारा पे सुमन कल्याणपुर, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखकार और गुरुदत्त के ऊपर, इनके ऊपर देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स आपको। ठीक है, फटाफट शॉर्ट नोट आपको लिखना है। आला मारा पहली बोलती हुई फिल्म थी भारतीय सिनेमा की। ठीक है, आला मारा एक महत्वपूर्ण फिल्म थी जो भारतीय सिनेमा की उन प्रमुख फिल्मों से एक है जिसका महत्व और प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। यह भारतीय सिनेमा की पहली ध्वनि मुद्रित फिल्म है जो 1931 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म का निर्माण आदर्श
मधुकार द्वारा किया गया था। ठीक है, सॉरी, ये फिल्म का जो निर्माण है, ये यहाँ पे नाम गलत लिखा गया है। ठीक है, आलम आरा की कहानी रोमांच, प्रेम और परिवार के महत्व को बखूबी दर्शाती है। ठीक है, आलम आरा की जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसमें आपको रोमांच देखने को मिलेगा, परिवार से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगी और प्रेम देखने को मिलेगा। इस फिल्म का महत्व यह भी है कि साउंड फिल्म की शुरुआत करने वाली थी। ठीक है, इस फिल्म का महत्व यह भी था कि जो फिल्म शुरू हुई वहां पे से ही आवाज आना शुरू हो गई थी, साउंड आना शुरू हो गई थी, जिससे भारतीय सिनेमा को दुनिया के एक नई युग की शुरुआत हुई थी। आलम आरा के गाने भी बहुत प्रसिद्ध हुए और उनकी ध्वनि आज भी सुनी जाती है। फिर आते हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर भारतीय संगीत के एक अमूल्य धारा है। उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से लोगों को अपने गीत की भावनाओं को स्पष्ट करने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। ठीक है, अनुभव दिया है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से सदियों तक भारतीय संगीत को शानदार अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक प्रस्तुत किया। ठीक है, सुमन कल्याणपुर के जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गायक थे, जो गाना लिखते थे, गाना गाते थे। ठीक है, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के जो संगीत है, भारतीय फिल्मी संगीत है, उसको पहुंचाया है, काफी फेमस किया है। आगे देखें, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से सदियों तक भारतीय संगीत को शानदार और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है। सुमन कल्याणपुर का संगीत शैली मधुर और भावुक है, जो उन्हें एक अनूठा स्थान देता है। उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई अद्वितीय गाने लिख गाए जो कि हमारे दिल में बस गए हैं। ठीक है, सुमन कल्याणपुर ने काफी सारे गाने गाए जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हुए। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखगार, इसकी बात करें, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखगार एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि म्यूजियम है, जो भारतीय सिनेमा की संरक्षण, अनुसंधान और प्रसारण का काम करता है। यह संस्थान भारतीय सिनेमा के इतिहास और कला और संस्कृति को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एक प्रकार से म्यूजियम है जहाँ पे पुराने भारतीय सिनेमा के इतिहास को रखा गया है। ठीक है, उससे जुड़ी चीजों को रखा गया है। यह संस्थान भारतीय सिनेमा के इतिहास, कला और बाकी चीजों का ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर फिल्मों के अनमोल निर्माण, डॉक्यूमेंट्री और अन्य संग्रहित सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, संग्रह की गई सामग्री उपलब्ध है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखगार ने सिनेमा की समृद्धि और महत्वपूर्ण योगदान दिया और आगे की नई पीढ़ियों को सिनेमा के प्रति उत्साहित भी किया था। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को उत्साहित किया था ताकि वो फिल्म जगत में आगे बढ़े, आए, फिल्म जगत में काम करें। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है कहाँ पे? भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखगार, जो कि एक प्रकार से म्यूजियम भी है। बात करें गुरुदत्त की, गुरुदत्त भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख निर्देशक, अभिनेता रहे। ठीक है, वो प्रोड्यूसर भी रहे, साथ के साथ अभिनेता, एक्टर भी रहे, जिनकी कला और योगदान ने भारतीय सिनेमा को एक नया मानदंड की दिशा दी। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था और उनका अस्तित्व आज भी सिनेमा की दुनिया में अद्वितीय माना जाता है। ठीक है, गुरुदत्त का जो जन्म था वो हुआ था 9 जुलाई 1925 को और आज भी भारतीय सिनेमा में उनको एक, आप कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा की जो दुनिया है उसमें उन्हें माना जाता है, उनका अस्तित्व माना जाता है। गुरुदत्त की निर्देशन में कई उत्कृष्ट फिल्में बनी, जैसे कि प्यासा, कागज का फूल, साहिब बीबी और गोलाम जैसी फिल्में आई। उनकी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहरा प्रभाव डालती है। ये फिल्में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहरा प्रभाव डालती है, लोगों को सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को दिखाती हैं। उन्होंने साहित्यिक और विचारशीलता को सिनेमा के माध्यम से बयान किया था। ठीक है, उनकी फिल्मों में आपको साहित्य देखने को मिल जाएगा, उनके विचारशीलता, उनके विचार देखने को मिल जाते हैं। गुरुदत्त का कला और निर्देशन अद्वितीय है, मतलब उनके जैसा कोई भी अन्य एक्टर नहीं है जिन्होंने कला भी हो और निर्देशन भी हो। उनकी फिल्मों में गाने, अभिनय और चित्रकला का संगम दर्शाया गया है। ठीक है, उनकी फिल्मों में गाने हुआ करते थे, अभिनय बहुत अच्छे प्रकार का होता था, चित्रकला अच्छे प्रकार की होती थी। उन्होंने अपनी फिल्मों में रंगमंच की शैली का उपयोग किया और नाटकीयता को अपनी कलाकृति से प्रकट किया था। ठीक है, मेनली आपको गुरुदत्त के बारे में बेसिक्स डिटेल बतानी होती है और उनके बारे में अगर शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है। गुरुदत्त की फिल्म आज भी सिनेमा की स्मृति को में जिंदा है। उनका नाम और उनकी दृष्टि भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम देने में सहायक रही।
उनकी स्मृति को नमन करते हुए हम उनके योगदान को सिनेमा की रचनात्मक दुनिया को सराहते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा फेमस एक्टर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने काफी सारे फिल्मों को भी बनाया है। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि अपने समय के जो एक्टर थे गुरुदत्त, वो काफी ज्यादा फेमस एक्टर रहे और बहुत अच्छी प्रकार की उन्होंने फिल्में बनाई थी। तो ये थे आपका कंप्लीट रेडियो और सिनेमा का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे एक्सप्लेन किया, उनके आंसर कंप्लीट आपको किस प्रकार लिखने हैं ये बताया। ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। ठीक है, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL आप इंटरनेट पे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आपको इस पीडीएफ को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ के साथ आपके एग्जाम से डेटशीट, एडमिट कार्ड, कॉलेज अपडेट्स, कॉलेज के रिजल्ट्स, डाउनलोड मार्कशीट और 1 से 6 सेमेस्टर तक सारे के सारे नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे। सारे नोट्स फ्री हैं, तो किसी भी नोट्स का आपको पैसा देना नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऐप है, ये आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपको हमारा ऐप देखने को मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़िए, वीडियो के नोट्स लिंक्स सारे के सारे वहां पे अपलोड किए जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली वहां से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। इंस्टाग्राम पे आपका कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, और भी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिनके एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, उनकी भी वीडियोस हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो आपकी हेल्प होगी। अगर आपको इस सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए इन पीडीएफ, तो आप जाके हमारी नोट्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए और वहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड करिए और देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।